नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को यानी कि आज ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का उन्होंने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने निवाड़ी जिले को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। इन कार्यों में सड़कें, स्कूल, पर्यटन स्थल और अधोसंरचना का विकास शामिल है। भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। उन्होंने जुझार सिंह महल का भ्रमण किया और श्री राम राजा लोक के प्रथम चरण के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल पर द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ भोजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 257 करोड़ 95 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। 74 करोड़ 90 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किया। लोकार्पित परियोजनाओं में 103 दुकानों और प्लाजा का निर्माण, राय प्रवीण महल गार्डन का संरक्षण और लाइट व्यवस्था, लक्ष्मी मंदिर और राजा महल का इल्यूमिनेशन शामिल है। इसके अतिरिक्त कटीला दरवाजा से जहांगीर महल तक पाथवे और हेरिटेज स्ट्रीट लाइट पोल भी लोकार्पित किए गए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज राम राजा के यहाँ सौगातों के साथ केवल प्रणाम करने का इतना आनंद आया। सच में कहा भगवान राम का लाखों साल पुराना इतिहास, जब भगवान अयोध्या धूमधाम से रावण का अंत करके पधारे होंगे, जो आनंद वहां वर्षा होगा उसके कारण से अयोध्या धन्य हुई। और 500 साल के पहले यहाँ महारानी अपनी साधना के बलबूते पर इस बेतवा नदी के किनारे ओरछा धाम को धन्य करते हुए हमारे भगवान को राजा रूप में लाई। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लग रहा है वो 500 साल पुराना इतिहास आज पुनः जीवंत हो रहा है, जब हमारा राजा राम का लोक चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोक के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फंवारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोक का आनंद अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों, लाखों, करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहाँ ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सागर कसेरा जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश सिरोठिया जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिम्पी अग्रवाल जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। पहले सिम्पी अग्रवाल जी, यहाँ बात की जाए तो ओरछा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बीजेपी या यूँ कहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है काम कर रहे हैं। किस तरह से आप देखती हैं? जी, धर्म हमारी आस्था का विषय है। हम स्वागत करते हैं मोहन यादव जी के प्रयासों को, यदि वो इस तरह के धार्मिक पर्यटन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा उस पर गौर करना पड़ेगा। जो ओरछा है उसका काफी ऐसा परिसर है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में संरक्षित है। अब भूमि पूजन तो मोहन यादव जी ने अभी की है,
लेकिन जो साइट लेवलिंग के काम है, फ्लोर टेस्टिंग है, जो हेरिटेज सर्वे है, ये तो पहले से ही शुरू हो गया था। और यदि हम स्थानीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स की माने तो खुदाई में 17th सेंचुरी के ऐसी पुरातात्विक संरचनाएं निकलकर आई हैं, जैसे 4 मेहराबदार गेट भी वहां से निकले थे। तो पहली बात तो ये है कि क्या जहां पर ये राम राजा लोक प्रस्तावित है वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट है पुरातत्व विभाग की, उस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने सार्वजनिक किया है। दूसरी बात, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नियम है कि जो परिसर संरक्षित है उसके 100-200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की खुदाई, कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अब राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या उनके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनओसी है या नहीं है। यदि नियमों का उल्लंघन कर कर इस लोक का निर्माण हो रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात है कि देखिए, इसके अंदर जो टेंडर व्यवस्था है, जो ठेके आवंटित होते हैं, उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसके ठेके ना मिले जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, क्योंकि महाकाल लोक में जो हुआ था वो तो पूरे प्रदेश ने देखा है, जहां पर सप्त ऋषियों की मूर्तियां खंडित हुई, जो निर्माण कार्य है, जो निर्माणाधीन वहां का लोक है, उसमें दरारें पड़ गई थी और आज तक उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। कौन इसकी जवाबदेही लेगा? आप किनको आप ब्लैकलिस्ट करते हैं, किनको आप ये टेंडर आवंटित करते हैं? और तीसरी बात ये है कि आप इस पर्यटन से रोजगार का सृजन कितना करते हैं, इसका डेटा राज्य सरकार पब्लिक डोमेन में कभी नहीं रखती है। विपक्ष के नाते हमारी ये प्राथमिकता है कि जो वहां के स्थानीय कारीगर हैं उन्हें नौकरी, उन्हें इसके माध्यम से रोजगार मिले, साथ ही वहां के जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्थानीय दुकानदार हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यापार इस तरह के धार्मिक पर्यटन से मिले तो ये बेहतर होगा। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। सागर जी, कसेरा जी, आप किस तरह से देखते हैं और जो कुछ सवाल उठा रही है कांग्रेस, उस पर आपका जवाब चाहेंगे? देखिए, ये श्री राम जो भगवान हमारी आस्था और भारत की आत्मा के प्रतीक है, भारत की आत्मा के प्रतीक भगवान श्री राम के राम राजा लोक के निर्माण पर मैं ऐसा मानता था कि शायद आज की इस डिबेट के अंदर इस प्रकार का कोई विषय सिंपी जी के माध्यम से नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ये तो कांग्रेस का पुराना इतिहास ही रहा है और ये बहुत ही शातिराना है। जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर के मामले में अटकन लगाने का प्रयास किया, भगवान श्री राम को काल्पनिक तक इनके माननीयों ने कहा है और डेंगू मलेरिया तो ये सनातन को बताते ही रहे, तो इसमें कोई नई बात है नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब इस प्रकार का भारत की आत्मा के प्रति और हमारी धार्मिक आस्था के प्रति जब इतना अच्छा काम हो रहा है, तो वहां इस प्रकार के कुछ ना कुछ विषयों को उठाकर एक गंभीर मसले में लटकाना और भटकाने की राजनीति करने का यह प्रयास। मैं कुछ जवाब दे देता हूँ। श्री राम राजा लोक जिस परिसर में विकसित किया जा रहा है वह प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जोन के बफर एरिया में बेसिकली आता है, न कि कोर प्रोटेक्टेड साइट में। इसलिए द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से अनुमति प्रक्रिया जो है वो पहले से ही पूरी कर ली गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और हर निर्माण को हेरिटेज सेंसिटिव डिजाइन के तहत तैयार किया गया। कोई भी खुदाई, कोई भी संरचना या मूर्ति एंशिएंट मोन्यूमेंट को स्पर्श नहीं करती। इसके लिए ASI और राज्य के पुरातत्व विभाग के संयुक्त तकनीकी निरीक्षण ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि निर्माण कार्य जो है वो नियमों के दायरे में है, न कि उसके बाहर। तो इस पर कोई मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का विषय बनता है। और एक बात बहुत इसमें बेहतर है कि हाँ, कुछ पुरातात्विक संरचनाएं जैसे 4 मेहराबदार गेट आदि 17वीं शताब्दी की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें बेहतर तरीके से उनको न तो उनको मिटाया गया है और न ही उन पर निर्माण किया गया, बल्कि उनको संरक्षित करने का कार्य किया और इसीलिए इस परिसर की डिजाइन में उन्हें शामिल किया है ताकि पर्यटन स्थल न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक भी बने। कांग्रेस सरकारें तो ऐसे अवशेषों पर दीवारें खड़ी कर दिया करती थी। हमने तो उन्हें बेसिकली सम्मान देकर के उन चारों हेरिटेज को कॉरिडोर बनाकर एक ऐसा प्रयास किया है
जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर एक नई कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से सुचारू करने की दिशा में एक बड़ा कदम। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के बेसिकली जो प्रयास होते हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक धार्मिक से उठ करके। राजेश सिरोठिया जी, आप किस तरह से सांस्कृतिक धार्मिक बात हो रही है, कह रहे हैं कि हमारे जो प्रयास हैं सांस्कृतिक और धार्मिक होते हैं, उसी ओर काम किया जाता है बीजेपी का, लेकिन आप किस तरह से ओरछा को जिस तरह से धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात हो रही है कि नहीं किया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा अगर बढ़ावा मिलता है तो आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, तो हम लोगों से ज़्यादा जान रहे होंगे वहाँ के इतिहास के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता बहन है या कसेरा जी जो है बीजेपी प्रवक्ता हैं, दोनों की बात को मैं सुन रहा था और मेरा इन सब चीज़ों को लेकर जवाब यही है कि जो भारतीय एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है 1958 में गठित जो है 1958 में गठित जो आपका एक्ट है, इसका नाम है पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, जो प्राचीन स्मारकों को 100 साल से ज्यादा पुराने स्मारकों को सुरक्षा और संरक्षण के कानून का काम करता है। यानी कि जो उसके जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। मैं आपको एक याद दिला दूं कि भोपाल में ही जो यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था सुंदरलाल पटवा की सरकार के दौरान 1990 में, तो यहाँ ये भोपाल टाकी चौराहे के पास में एक मकबरा निकला था, वो नवाब सद्दीक हसीन खां का मकबरा था जो अतिक्रमण में कहीं दब गया था। तो तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उसको पूरे वहाँ के अतिक्रमण को हटा के और उसका जो पुरातात्विक जो महत्व था जिस तरह से वो था उसी के स्वरूप में उसको चीज किया गया। ताजमहल को भी किया गया। और ये चूंकि भारत एक हिंदुस्तान देश है, सनातन धर्मियों का इसमें बहुतायत है, तो अगर जिस तरह से हमें मस्जिद गुरुद्वारे साफ सुथरे और अच्छे वो मिलते हैं दिखते हैं, तो जो भारतीय आस्था का केंद्र रहे, हिंदू सनातनी आस्था का केंद्र रहे हैं, उनको एक अच्छे स्वरूप में विकसित करने की, जिससे कि आने वाले दर्शनार्थियों को परेशानी ना उठाना पड़े, तो उस पर कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ तक महालोक की बात कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने की, तो उसकी शुरुआत कमलनाथ की सरकार के दौरान नहीं हुई थी, और वो जो जितने ऑर्डर हुए जो टूट फूट गई थी मूर्तियां, वो ऑर्डर भी सब उनके समय ही प्लेस हुए थे 15 महीने के कार्यकाल के दौरान। वो बाद में वो अलग एक आंधी तूफान, वो चूंकि प्लास्टिक से थे और उतने टिक नहीं पाए आंधी नर में, वो बात अलग है। लेकिन अगर इस तरह के लोग अगर विकसित किए जाते हैं तो ठीक है। दूसरा, एक पत्रकार के नाते मेरी अपनी एक राजनीतिक मान्यता ये है कि राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीजें जो है ना, जब कोई चीजें राजनीति को धर्म के साथ किया जा रहा है तो उसकी धर्म की राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है। सिंपली धर्म जो है राजनीति का विषय नहीं, लेकिन राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, अधर्म के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिंपी अग्रवाल जी लगातार बढ़ावा देने की बात बीजेपी कर रही है। वो भी कह रही है कि भाई हम अपने भारतीय संस्कृति, अपने भारतीय धरोहर को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब भी बढ़ावा देते हैं तो कुछ ना कुछ उनको कमी लगने लगती है विपक्ष को, जैसे अभी आपको कमी लग रही है। तो ये इनका कहना यही है कि भाई आप लोग हमेशा धर्म की आड़ में आते हैं, जब भी कोई काम करो धर्म का लेकर तो आप लोग आड़ में आ जाते हैं कि नहीं जी यहाँ पर ये कमी है, आपने इससे परमिशन ली, आपने उससे परमिशन ली। अगर आपको पता है इससे परमिशन लेनी चाहिए तो सत्ता में है तो उनको भी पता होगा कि परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए मनीष जी, धर्म संबंधित अगर कोई भी कार्य होता है तो कांग्रेस किसी भी तरीके से उसमें हस्तक्षेप तो कर नहीं रही है। हमने तो अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा कि आदरणीय मोहन यादव जी की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, किंतु यदि समाचार पत्र इन चीजों को प्रकाशित करते हैं तो क्या वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं? कांग्रेस पर तो आरोप लगा देते हैं, अब आप समाचार पत्रों पर भी आरोप लगा दीजिए। ये तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। हमें लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विपक्ष में होती तो वो भी इस तरह के प्रश्न
उठाती। जिस तरह की माननीय ये सम्मानित पत्रकार महोदय महाकाल लोक को लेकर जो पूरी बात कमलनाथ जी पर डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी तो ये प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या हम कमलनाथ जी की तरफ से ये कहें कि हमने तो महाकाल लोक को धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा प्रस्तावित किया था, तो अब आप इसके अंदर किसी तरह के अड़ंगे क्यों लगा रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कांग्रेस है तो आपको ये लगता है कि वो धर्म संबंधित रोड़े पैदा करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये वहीं के स्थानीय समाचार पत्रों ने मुद्दे को उठाया है। तो हमारा ये काम है विपक्ष होने के नाते कि यदि जो हमारा चौथा स्तंभ है वो निर्भीकता से कुछ लिखता है तो हम उसको पब्लिक डोमेन में रखें। तो हमने तो सिर्फ आपसे यही पूछा है कि क्या लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बड़ी परिसर में तो ये नहीं है। सिंपी जी, बड़ी अच्छी बात है कि चलिए आप लोग चौथे स्तंभ को इतनी इज्जत दे रही हैं, वरना अभी तक तो पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात है कि चौथे स्तंभ को पढ़ रही है और आज बड़ी इज्जत मिल रही है। मनीष जी बिना चौथे स्तंभ के तो विपक्ष जो है ना वो ये देखिए, ये आप जो है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसी नेत्री, आप जैसी नेता इस चीज को समझती हैं और इस चीज को भी जानती हैं और मानती भी हैं कि चौथा स्तंभ अपना काम करता है। लेकिन बात यही है ना मैडम कि और बहुत लोग हैं जो फिर यहीं पर आके, आप ही कई लोग हैं फिर चार बात भी बोल के जाते हैं कि ये लीजिए आपने वैसे बोल दिया। आपने बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज को समझाया है और बातों को अपनी रखी है। ऐसे ही प्रवक्ता होने चाहिए, बुद्धिमान प्रवक्ता होने चाहिए जो बातों को सही तरीके से रखें ताकि बीजेपी भी उस पर जवाब दे सके। ठीक है, राजेश सिरोटिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कोई कमलनाथ की मंशा पर सवाल उठाने का नहीं है। आप जिस तरह से बात कर रही हैं कि एएसआई की परमिशन ली कि नहीं ली, प्रोसीजर की बात कर रही हैं ना आप, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर उस महालोक को विकसित करने के लिए अपनाया गया और जिस तरह की मूर्तियों का चयन किया गया प्लास्टिक की, उसके कारण टूट फूट हुई। वो ऑर्डर उनके समय हुए थे, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। नंबर दूसरी चीज, आपने कहा कि समाचार पत्रों में छपी खबरें, तो मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूँ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि धर्म राजनीति धर्म से होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, तो ये बात सिर्फ मैं किसी भी राजनीतिक दलों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अखबार और पत्रकार, समाचार पत्र जिनका वो उल्लेख कर रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ। और रहा सवाल, आप चौथे स्तंभ की बात कर रही हैं, तो चौथा स्तंभ अगर आप भारतीय संविधान उठा के देख लें तो चौथे स्तंभ में पत्रकारिता कोई ही नहीं है। ठीक है, केवल 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, संविधान में यही चीज है कि विधायिका जो है कि हमारा चौथा स्तंभ के रूप में, राजेश भाई लोग मानते हैं चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया है। नहीं, ये देखिए, ये कोई नहीं मानता। गोदी मीडिया और सब सारी बातें होती तो कहाँ से आप तो मीडिया को भी घसीटने लगे। अब यही तो बात है, इसीलिए तो मैंने कहा सागर कसेरा जी, सागर कसेरा सुंदरलाल पटवा जो कि मैंने सुंदर बात कही थी कि सुंदरलाल पटवा बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नवाब सिद्दीकी हसन खां मकबरा को जो अतिक्रमण दब गया था भोपाल टाकी चौराहे पे, आज भी आप उसको देखेंगे तो बड़ा सजा सागर कसेरा है। और जो भी पुरातात्विक अवशेषों का जब भी जीर्णोद्धार होता है तो उसका मूल स्वरूप को हमेशा बरकरार रखा जाता है। किसी ने ताजमहल के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, किसी ने लाल मस्जिद या ताजुल मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो आप इस बात को समझिए, समाचार पत्र में क्या, मैं दूसरी बात और एक और चीज भी अपनी बात कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार की बात कर रहे हैं, समाचार पत्र नहीं बनेंगे, व्यक्तिगत रूप से जो भी हमारी ये रिकॉर्डिंग करने आए क्या मैं बैठा हूँ तो हमारी इनकी आस्था अलग हो सकती है। ठीक है, राजेश भाई आते हैं आपके पास, राजेश सर आते हैं आपके पास, राजेश जी आते हैं आपको। जी, अब आप अपनी बात कहें सागर कसेरा जी। हाँ जी। तो जब महाकाल लोक की हम बात करते हैं तो आज वहां पर लगभग हर दिन 1,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय व्यापार में 60% से ज्यादा की वृद्धि देखने मिली। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 40,000 से ज्यादा अधिक नए रोजगार वहां सृजित हुए हैं, डेवलप हुए हैं, और वार्षिक रूप से 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां उससे जुड़ी। तो जब एक बेहतर तरह से एक प्रकार का निर्माण होता है तो उससे 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ सिर्फ पूजा बस नहीं होगी बल्कि रोजगार, निवेश और सांस्कृतिक पहचान का एक नव निर्माण होने वाला।
और उसी मॉडल को ओरछा चित्रकूट में आगे बढ़ाते हुए, जहां पर्यटन, संस्कृति और धर्म एक साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ को न सिर्फ सशक्त करेंगे बल्कि बेटर बने। तो राम राजा लोग सिर्फ मंदिर बस नहीं है, धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ हर एक श्रद्धालु पर्यटक होगा और हर एक पर्यटक को हम रोजगार का वो अवसर बनाने की दिशा में हमारा कदम बनेगा। और कांग्रेस जो है बेसिकली धर्म की राजनीति कह दीजिए, रोड़े अटकाने की इनकी नई नई गतिविधियां कह दीजिए, देखिए ये बहुत सातिराना है। आपने भी मनीष जी बहुत अच्छे शब्दों में इसे नोटिस किया कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग अगर सही दिशा में हो तो वो धर्म को बेहतर बनाता है, गलत दिशा में हो तो वो अधर्मी मार्ग पर ले जाता है। और वही हमें देखने में आया कि किस प्रकार से सातिराना रूप से, आपके सामने कोई नई बात नहीं है, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने में कैसे कैसे तथ्य प्रस्तुत किए गए। भगवान राम को काल्पनिक तक बताने वाले ये लोग आज अगर इस बात के स्वागत करने के लिए मजबूर हैं तो प्रदेश की जनता देखती है और जानती है कि इनका सच्चा स्वरूप क्या है। वो पहचानती है कि रावण भी साधु का वेश बनाकर ही ठगने आया था, लूटने आया था। और उसी प्रकार से ये जितने मायावी रूप में आने वाले कांग्रेस के रावण किसको कह रहे हैं, चलिए मायावी तो हम समझ जाएंगे, रावण किसको कह रहे हैं और जनता भी अच्छे से देख रही है और इसलिए उन्होंने जवाब भी दिया है। ठीक है सागर भाई, रावण किसको कह रहे हैं, मायावी तो हम समझ जाएंगे, लेकिन रावण किसको कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने तो यही कहा कि रावण किस प्रकार से छलिया का रूप बना करके भेष बदल के मां सीता का हरण करने आया। तो वो देख रही है, प्रदेश की जनता पहचानती है कि कैसे भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले लोग अगर ठीक है। सिंपी अग्रवाल जी, आप लोग भगवान राम को काल्पनिक मानती थी और आज आप लोग जो है रावण का भेष बदल कर आप लोग अब जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ चंगा सी। देखिए, हमारे छोटे भाई सागर साहब ने बड़े शानदार तरीके से बातों को रखा है। भले ही आप हमें रावण प्रमाणित करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि सत्ता को भी बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम वलकल धारण किए हुए वनवासी जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी अहंकार का वध तो कर दिया था। तो विपक्ष को आप इतना भी नजरअंदाज मत करिए। जहां आप धर्म की राजनीति की बात करते हैं तो जब महाकाल लोक हम प्रस्तावित कर रहे हैं तो कहाँ हम धर्म के विरुद्ध हैं। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो महोदय याद होगा आपको कि फैजाबाद से तो चुनाव आप लोग भी हार गए थे। राम मंदिर के ताले सबसे पहले किसने तुड़वाए थे वो भी आपको याद होगा, है ना। तो चाहे वो राम वनगमन पथ यात्रा को लेकर कमलनाथ जी का प्रस्ताव हो, चाहे वो गौशाला का निर्माण हो, तो हम कहीं पर भी धर्म के विरुद्ध नहीं खड़े हुए हैं सागर भाई। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि धर्म कोई भी हो, हाँ आपसे हमारी एक विचारधारा ये अलग जरूर है कि हम धर्मनिरपेक्षता के विचारों पर राजनीति करते हैं। हम सर्व धर्म समभाव कुल मिलाकर जो ओरछा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है उससे कांग्रेस भी संतुष्ट है। अगर ऐसा होता है तो सभी लोग संतुष्ट है। फिलहाल समय की हमें कमी है और समय में इतने की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।